अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पर्टिकुलरली किसके लिए पढ़ते हैं? लाइट वेव के लिए। तो जी साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग। 1801 में इसने एक इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया। और उस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या फाइंड आउट किया? इसने ये फाइंड आउट किया कि लाइट की जो नेचर है वो वेव है। ठीक है, उसने क्या फाइंड आउट किया कि लाइट की क्या नेचर है? वेव नेचर है। क्योंकि आप आगे जाके हमने अभी मॉडर्न फिजिक्स का भी चैप्टर पढ़ना है और उसके अंदर हम लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करेंगे। लेकिन लाइट की वेव नेचर के एक्सपेरिमेंट है, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अगर लाइट वेव है तो ये तीनों फिनोमेना एप्लीकेबल होंगे, या हर वो जो वेव होगी वो इन तीनों फिनोमेना को ओबे करेगी। तो लाइट इंटरफेरेंस करा सकती है, ये बात 1801 में थॉमस यंग ने परफॉर्म की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो उसने क्या किया उसके अंदर? उसने एक लाइट सोर्स यूज की और उस लाइट सोर्स को पास करवाया दो स्लिट में से। जब वो दो स्लिट में से पास हुई तो जो इंटरफेरेंस हुआ, उस इंटरफेरेंस के अंदर जो प्रिंसिपल यूज होता है वो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होती है? अच्छा, तो चले कल हम डिस्कस कर रहे थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने इनिशियल दो पॉइंट आपको बता दिए थे, और वो ये था कि जो इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है वो बेस्ड है ऑन द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के। क्योंकि हम वेव फ्रंट पे कल डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, और ये डायग्राम आपको बताएगी कि देखें वेव फ्रंट क्या होती है। तो कल जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्रेस्ट होता है ना, ये सारे क्रेस्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये सारे के सारे क्रेस्ट क्या हैं? ये वेव फ्रंट्स है। ठीक हो गया ना? इसी तरह अगर मैं क्रेस्ट के बजाय ट्रफ की बात करूंगा तो ट्रफ भी क्या है? ये वेव फ्रंट्स है। ठीक हो गया? तो आप देखें मैंने नीचे ये पॉइंट उठाया भी ये इसी तरह से कि वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस। तो वो इमेजिनरी सरफेस क्या है? वो या तो क्रेस्ट होगी या फिर क्या होगी? ट्रफ। और लाइन दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव दैट आर इन सेम फेस। सेम फेस का क्या मतलब है? अगर आप देखो क्रेस्ट पर सबका एंगल क्या होगा? सेम होगा ना, 90। ठीक हो गया ना? तो देखें तमाम का फेस क्या है? सेम। और ये लाइन जो है ये तमाम पॉइंट को यही रिप्रेजेंट कर रही है ना, सबकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है? सेम। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल क्रेस्ट और all trough at a given instant representing the leading edge of the wave propagation, and these surfaces are perpendicular to the wave propagation. ठीक हो गया? तो कल जो डिस्कशन हो रही थी कि वेव फ्रंट क्या होती है, तो वेव फ्रंट शेप को नहीं बल्कि वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जिस सरफेस पर तमाम पार्टिकल की वाइब्रेशन एक जैसी होगी। क्रेस्ट का मतलब सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अपवर्ड, सारे पार्टिकल अपवर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी तो क्रेस्ट बन रही है। ठीक है, और ट्रफ का मतलब तमाम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं डाउनवर्ड। इसी को कहते हैं सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और जहां सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होती है वहां फेस भी क्या होता है? सेम। क्योंकि फेस को भी तो हम इसी तरह एक्सप्लेन करते थे। फेस भी क्या कहलाता था? सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को फेस कहते थे। ठीक है ना? तो अब जब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल बेस करता है एक्सपेरिमेंट ऑन द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, तो अब देखें अगर इन तमाम को मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी लाइन है। तो अब आप देखें कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हमने दो स्लिट्स लिए तो उन दो स्लिट्स में से ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं इनको मैं क्या कह सकता हूँ? ये क्रेस्ट कह सकता हूँ ना सारे। ठीक हो गया? तो ये क्रेस्ट जब ट्रेवल कर कर जाएंगे और जाकर किससे टकराएंगे? स्लिट से। तो मुझे बताएं ये क्रेस्ट यहाँ पे जाके डिवाइड हो गए ना दो स्लिट से। इसी वजह से हमने क्या कहा है? द प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, क्योंकि इसके अंदर स्लिट से पास होने के बाद वो वेव फ्रंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये बात पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो है वो क्या है, उस चीज को अगर हम देखें तो इस चीज को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स आपस में एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? बहुत करीब होनी चाहिए। और क्यों करीब होनी चाहिए? कि अगर ये जो स्लिट्स है वो अगर नैरो ना हुई, करीब से मुराद है कि इन स्लिट्स का, स्लिट पहले तो होती क्या है?
स्लिट कहते हैं स्मॉल ओपनिंग को जहां से लाइट पास हो। तो अगर वो स्लिट बहुत ब्रॉडर होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर डायफ्रैक्शन नहीं होगी। डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है जो कि हमने अगले डायफ्रैक्शन के पॉइंट पे जाकर पढ़ना भी है, डायफ्रैक्शन के टॉपिक में, कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो या तो कंपेरेबल हो किसके, नैरो ओपनिंग के, या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट छोटी हो, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो जाती है, डायफ्रैक्शन हो जाती है। तो यहां पर अगला जो पॉइंट है वो यही है कि टू स्लिट्स मस्ट बी नैरो सो दैट लाइट डायफ्रैक्ट्स फ्रॉम ईच। क्योंकि अगर लाइट डायफ्रैक्ट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके इंटरफेरेंस नहीं कराएगी। हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए थे, तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए ही तो हमने स्लिट को यूज किया था। और अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टू स्लिट्स जो होती हैं वो जनरेट करती हैं क्या, कोहेरेंट लाइट विच कॉजिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इसमें ये जो दो स्लिट्स हैं ये क्या करती हैं, कोहेरेंट लाइट जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आगे जाके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें फॉर्म होती हैं। और वो इंटरफ्रिंजेस जो होती हैं उस चीज को अभी हम डायग्राम में समझ लेते हैं। तो अब आप जरा देखें इस डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये दो स्लिट्स आपको नजर आ रही हैं, और इन दो स्लिट्स के दरमियान के डिस्टेंस को हमने क्या कहा हुआ है, डी कहा हुआ है, ठीक है ना। ये है स्लिट सेपरेशन। डी जो है यहां पर वो कहलाता है स्लिट सेपरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब इन स्लिट में से वेव फ्रंट्स पास होंगी तो वो वेव फ्रंट डिवाइड हो जाएंगी, जैसा कि अगली वेव के अंदर मैंने आपको बताया हुआ। ये सर्कुलर वेव भी हो सकती है जैसा कि आपकी बुक में बनाया हुआ। और जब ये एक नैरो एज से पास होंगी तो जाहिर सी बात है डायफ्रैक्ट करेंगे, और डायफ्रैक्शन की वजह से अगर आप देखें तो स्लिट के बाद जो आपके पास वेव नजर आ रही है वो स्प्रेडेड वेव्स हैं। और ये स्प्रेडेड क्या शो कर रही है, ये स्प्रेडेड यही शो कर रही है कि यहाँ से डायफ्रैक्शन हो चुकी है। ठीक हो गया। पहले जो वेव्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। ये है प्लेन वेव फ्रंट। और यही वेव फ्रंट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गए, सर्कुलर वेव फ्रंट के अंदर। ठीक है। और हर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आइदर क्रेस्ट और आइदर ट्रफ। याद रखें दो क्रेस्ट के दरमियान में क्या होगा, एक ट्रफ होगा। ठीक हो गया। तो क्रेस्ट और ट्रफ की वेव बन गई, और यही वेव आगे जाकर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब जब ये वेव्स इसमें से इंटर होंगी तो दोनों वेव्स क्योंकि सेम फेस की हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो जब ये जाकर एक दूसरे से मिलेंगी या मीटअप होंगी किसी भी इंस्टेंट पर, तो अगर उनका मीटअप इस तरह हुआ कि एक का क्रैश दूसरे के क्रैश से मिला या उनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 डिग्री हुआ, तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और अगर इन दोनों के दरमियान का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हुआ तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब जब हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि जब स्लिट 1 से जाने वाली लाइट और स्लिट 2 से जाने वाली लाइट जब पहुंचती है कहां पर, बिल्कुल सेंटर में, तो क्योंकि दोनों की पाथ लेंथ का मतलब क्या है, वो मैंने आपको बताया था ना, एक वेव के अंदर जो एक टोटल वेव की पाथ लेंथ होती है वो लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है ना। ये आपके पास है पाथ लेंथ, और यहां पर इस पाथ लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव लेंथ के साथ। ठीक है ना। ये लैम्डा पाथ लेंथ कहलाता है। पाथ डिफरेंस क्या है, एंगल 2 पाई, और टाइम डिफरेंस क्या था, वो था टी। इसे हम एक वेव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सोचें कि स्लिट S1 से और स्लिट S2 से जो भी वेव चली, वो वेव जाहिर सी बात है कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, तो लेट से अगर मैं कहता हूं कि इसका यहां पर पार्ट क्रेस्ट था, S2 पर पार्ट क्रेस्ट था, अगर दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगी तो जाहिर सी बात है सेंटर में दोनों क्या पहुंचेंगी, क्रेस्ट ही पहुंचेंगी, क्योंकि दोनों की पाथ लेंथ क्या है, सेम है। तो इनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस भी नहीं होगा, कोई पाथ डिफरेंस भी नहीं होगा। और हमने पढ़ा है कि जब दो क्रेस्ट आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी क्रेस्ट बनती है। और आप देखें यहां पर जो आपको वेव नजर आ रही है इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्यों, क्योंकि दो लाइट फ्रिंज मिलकर एक ब्राइट फ्रिंज बना लेती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जैसे जैसे फिर आप आगे जा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है। और दरमियान में आप देखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0। फिर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, फिर एम्पलीट्यूड 0, और इसी तरह से ये
कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न्स मिलेंगे, जो पैटर्न्स आपको स्क्रीन के ऊपर क्या होंगे, विजिबल होंगे। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री क्या है और हम कैसे किसी भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल करते हैं, इस चीज को हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, अब ऑब्जर्व करेंगे। ये तो बात हो गई कि थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से एक्सप्लेन किया, वो सेटअप मैंने आपको बता दिया कि किस तरह एक्सप्लेन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है पाथ डिफरेंस। अब देखिए पाथ डिफरेंस क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक है फेज डिफरेंस, कि दो वेव्स के दरमियान में फेज का कितना डिफरेंस, यानी कि एंगल का कितना डिफरेंस है। अब अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करूं तो पार्ट डिफरेंस को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं इस तरह से कि एक वेव में कंप्लीट आपके पास जो लेंथ होती है वो लैम्डा है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को ड्रॉ कर दूं यहां पे, तो ये आपके पास एक वेव है। ठीक हो गया, इस वेव की जो पाथ लेंथ है वो है लैम्डा के बराबर, कब, जब ये वेव क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब 0 से लेकर हाफ वेव के लिए पाथ लेंथ क्या होगी, इसे हम लिखते हैं लैम्डा बाय 2, उसकी आधी कितनी होगी, लैम्डा बाय 4, और लैम्डा बाय 2 और लैम्डा के दरमियान में क्या होगी, 3 लैम्डा बाय 4। ठीक हो गया, अब अगर मैं ये कहूं कि दो वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेव एक ही लेंथ की हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक का क्रैश दूसरे से मिलेगा, दूसरे का ट्रफ पहले से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों वेव जब इंटरफेयर करेंगी और उनके दरमियान का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो हम कहेंगे वहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब मैं यहाँ पर इस चीज को शो कर देता हूं कि देखिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा का क्या मतलब है। एक वेव मैंने ड्रॉ की ना, इसी के आगे मैं एक और वेव ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये वेव मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, और इस वेव का मैं डिफरेंस कहूं ये है लैम्डा। ठीक है ना, अब एक लैम्डा यहां पर है, इसको मैं कह देता हूं ये है 2 लैम्डा। अगर इन दो वेव्स के दरमियान में डिफरेंस निकाला जाए तो वो क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस लू। तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया इसके अंदर, लैम्डा का। तो आप मुझे बताएं कि जब ये ब्लू वाली वेव रेड वाली वेव के साथ मिलेगी, तो क्या क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ नहीं मिलेगा, और इसी तरह क्या ट्रफ ट्रफ के साथ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया ना, Yes, तो sir. यहां पर जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तो हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बजाय लैम्डा बाय 2 हो, यानी कि हाफ, तो आप देखें कि जब यहां पर आपके पास जो दो वेव्स के दरमियान में पार्ट Sir, डिफरेंस, हाँ destructive हाँ, interference. बिल्कुल, तो वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस चीज को मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। तो देखें, लेट से एक वेव और इसी तरह से दूसरी वेव को भी यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक वेव स्टार्ट होती है और ये आपके पास क्या बन गई। अब जो दूसरी वेव है वो स्टार्ट 0 से नहीं हो रही, 180 से हो रही। तो ये देखें, अब जब ये वेव्स में देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान में पार्ट डिफरेंस क्या है, तो आप देखेंगे कि 180. एक वेव का क्रेस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ है। तो इनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, ये तो फेज डिफरेंस है ना 180 डिग्री। हम तो पार्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स से शो करते हैं। तो इनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस जो है वो कितना है, वो है लैम्डा बाय 2 का। ठीक हो Sir, गया ना, जी जी, ये बात मैं सही कह सकता हूं ना कि डेल्टा एक्स yes. प्रोपोर्शनल होता है किसके, फेज डिफरेंस के। क्योंकि हम जैसे जैसे लैम्डा चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पास एंगल भी तो चेंज हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और यही तो हमारे पास की पॉइंट है पार्ट डिफरेंस को पढ़ने का। अब यहां पर आप आ जाएं इसकी डायग्राम पर। ठीक हो गया, तो डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करते हैं कीनली इसे। तो देखिए, सॉरी, ये आपके पास है पार्ट डिफरेंस। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कहां से किया, मैंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, ये हमारी कंडीशन थी ना। कंडीशन ये थी कि हमारी कोहेरेंट सोर्स है और लाइट क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, इसका मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट। तो सोर्स से लाइट निकली और वो लाइट की वेव फ्रंट्स जो होंगी जब पास होंगी किसमें से, S1 और S2 में से,
तो ये डिवाइड हो जाएंगी, और डिवाइड होने के बाद इनकी जब ये वेव्स चल कर जाएंगी और ये पहुंचेंगी इस स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, तो मैंने अभी आपको बताया क्योंकि दोनों की पाथ लेंथ सेम होगी, तो ये दोनों क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, ठीक है ना। अब जरा इसके ऊपर वाले पॉइंट पर है, सेंटर में तो क्या हो गया था, दोनों की पाथ लेंथ सेम थी। ये पॉइंट मैं चूज कर लेता हूं। अच्छा, और ये जो सेंट्रल आपके पास फ्रिंज होती है ना, इसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं और सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, ठीक है। इसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं और सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। मैक्सिमा का मतलब यही है, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, अब एक मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के बाद अगला क्या आएगा, मिनिमा, और मिनिमा का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हुआ, तो देखें, यहां पर आपके पास दोनों क्या पहुंचे थे, सेम वेवलेंथ पहुंची थी, इसका मतलब दोनों का पार्ट डिफरेंस लैम्डा था। तो मैं कह देता हूं कि दोनों लैम्डा का मतलब यही है कि एक का क्रेस्ट दूसरे का भी क्रेस्ट, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि जब S1 से लाइट निकलेगी और ये पॉइंट पहुंचेगी पॉइंट 1 पर, और S2 से जो लाइट निकलेगी वो पहुंचेगी पॉइंट 1 पर, तो आप देख सकते हैं कि S1 से जो डिस्टेंस है पॉइंट 1 का, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, पॉइंट 1 का, वो डिस्टेंस S1 से कम है, जबकि वो डिस्टेंस S2 से क्या है, ज्यादा है। तो मुझे बताएं कि ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेवलेंथ। तो S1 से जो वेवलेंथ निकली, लेट से मैं कहता हूं कि वो यहां पर पहुंची लैम्डा, लेकिन अब S2 से वो डिस्टेंस लैम्डा से पूरा नहीं होता, तो लैम्डा के आगे क्या यूज करना पड़ेगा, उसके आगे हमें क्रेस्ट के बजाय ट्रफ भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरी वेव में ये डिस्टेंस होता है। तो सोचें, अगर आपका डिस्टेंस इस क्रेस्ट से पूरा नहीं हो रहा, तो आपको अगली ट्रफ भी यूज करनी पड़ेगी ना, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। तो अब आप सोचें, 1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर क्रेस्ट किससे मिलेगी, ट्रफ से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड देन फिर और ऊपर चले जाए, तो ऊपर जाने का मतलब यही है कि अब अगली वेव को ट्रफ के बाद दोबारा से क्या यूज करनी पड़ेगी, क्रेस्ट। तो मुझे बताएं, ऊपर भी क्रेस्ट है नीचे भी क्रेस्ट है, जब दोनों मिलेंगी तो यहाँ पर दोबारा से क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड देन और ऊपर जाए, तो जिस तरह से आप यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, पाथ लेंथ चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे पाथ लेंथ चेंज होगी, फेज डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक हो गई बात। अब Yes, sir. ये पॉइंट है पी पॉइंट, और हम इस पी पॉइंट पर ऑब्जर्व करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमने इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनानी है। हमें बात तो समझ आ गई कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअली पाथ लेंथ और फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ताकि हमें अगर कहीं पर मैक्सिमम या मिनिमा निकालना हो तो हम वो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये चीज हम यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, इस डायग्राम के अंदर S1 से पहुंचने वाली लाइट को मैं कह देता हूं ये है D1, कहां पहुंच रही है, P पॉइंट पर। और S2 से निकलने वाली लाइट को मैं कह देता हूं, इसकी जो पाथ लेंथ है वो है D2। आप जान देख सकते हैं कि S2 से P पर जाने वाली जो लाइट है उसकी लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू S1 से जाने वाली लाइट D1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि D2 ग्रेटर है किससे, D1 के। अब मैं अगर ये देखना चाहता हूं कि ये D1 और D2 में डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या करता हूं, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ये बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर को मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये बाइसेक्टर ये शो कर रहा है कि D1 और D2 लाइन में डिफरेंस कितना है। तो मुझे पता चल गया ये डिफरेंस है। अब क्योंकि ये डिफरेंस पाथ का डिफरेंस है, रास्ते का डिफरेंस है, लेंथ का डिफरेंस है, इसी वजह से इसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। अच्छा, अब ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखें कि मेरे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखें, ये आपके पास जो है वो है डी। डी को कहते थे स्लिट सेपरेशन, ठीक हो गया ना। दरमियान में एंगल बन रहा है थीटा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब जिस लाइन पर दो एंगल बन रहे होते हैं उसे हम बेस कहते हैं। इसका मतलब ये वाली साइड क्या कहलाएगी, डी कॉस थीटा।
इसे हम क्या कहेंगे, डी कॉस थीटा। और थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, क्या इस पार्ट डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं ना डी साइन थीटा? ठीक हो गया। तो आप इस Yes. ट्राइंगल को जरा देख लें, तो इस ट्राइंगल में ये जो साइड है डी, ये है हाइपोटेनियस, जो डी कॉस थीटा है ये है बेस, और जो डी साइन थीटा है वो है परपेंडिकुलर। और यही तो वो डी साइन थीटा है जिसकी वजह से इन दो लाइंस में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था, D1 और D2। तो अब ये डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो फेज डिफरेंस भी तो बढ़ता जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फेज डिफरेंस भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर फेज 180 डिग्री हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी वजह से तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न मिल रहे हैं वो दोनों किस्म के मिल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। ठीक हो गया। तो अब इस पी पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों हो सकते हैं, अगर इन दोनों की पाथ लेंथ लैम्डा के बराबर हुई, या यूं कहूं, अगर इनके दरमियान का फेज डिफरेंस 0 डिग्री के बराबर हुआ, तो पी पॉइंट पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इस चीज को मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस में। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पाथ लेंथ का बता दिया कि वो जो पार्ट डिफरेंस है वो डी साइन थीटा के बराबर है, तो मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर लिखूंगा कि वो पार्ट डिफरेंस वो पार्ट डिफरेंस जो कि हमने वहां पर ट्राइंगल से कैलकुलेट किया, उस पाथ डिफरेंस को हमने लिखा डी साइन थीटा। ठीक है। और इस पार्ट डिफरेंस की वजह से आपके लैम्डा का डिस्टेंस भी तो चेंज हो गया ना, जो कि मैंने आपको बताया कि एक लैम्डा अगर अपनी क्रेस्ट के जरिए वहां तक पहुंच रहा था, तो अगर और ऊपर जाना है तो उस क्रेस्ट को आगे ट्रफ यूज करनी पड़ेगी, तभी वो उस पॉइंट तक पहुंचेगा। इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं कि यहां पर पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा के बराबर भी है, क्योंकि यही तो लैम्डा है जो अगर दूसरी वेव के लैम्डा से मिलेगा। पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा होगा तो फिर हम कहेंगे कि वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो आप देखें, इस एम लैम्डा को मैं कहूं कि एम की वैल्यूज क्या है, तो एम की वैल्यूज 0, जो कि सेंट्रल में होगी, +-1, +-2, +-3। तो अब अगर आप देखें, ये जो एम लैम्डा है इसकी जगह जो भी मैं नंबर पुट करूं, तो इसका जब भी डिफरेंस लूंगा तो होल नंबर का डिफरेंस लेंगे तो होल नंबर ही आएगा ना। जैसे मैं कहता हूं 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो आंसर क्या आएगा, लैम्डा। मैं कहता हूं 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, आंसर क्या आएगा, लैम्डा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो पार्ट डिफरेंस हमेशा क्या होगा, लैम्डा होगा। और इसी बात पर हमने कहा था कि इंटरफेरेंस कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब यहां पर आपको पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, और इसी पार्ट डिफरेंस की वजह से यहां पर हम इस चीज को एम लैम्डा से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लैम्डा का नंबर भी चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उतनी तो ज्यादा वेव लगेंगी ना आगे जाने के लिए। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें, 1 और 2 को, तो आप देखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है ना। तो ये आपके पास कंडीशन हो गई किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, लैम्डा के। ठीक हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम होल वेव तो नहीं मिलाएंगे, क्योंकि होल वेव मिलने से तो क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये हो गया कि अब पार्ट डिफरेंस क्या होगा, λ/2 होगा। तो मैं अगेन इस चीज को शो करूं तो सिर्फ मैंने चेंज कहां पर करना है, ये पार्ट डिफरेंस को मैं लिखूंगा, ये पार्ट डिफरेंस अभी भी क्या है, डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। और इस पार्ट डिफरेंस की वजह से अगर आपका लैम्डा हाफ चेंज हो, तो हाफ को मैं यहां पर लिखता हूं किस तरह से, मैं लिखता हूं m + ½ लैम्डा, m + ½ लैम्डा।
ठीक हो गया। तो अब m की जगह पर फिर से वही वैल्यूज है, m 0 है, +-1, +-2, +-3। अब आप देखें कि जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, जब m की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, λ/2। जब आप m की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3λ/2, 5λ/2। तो आप देखें तो यहां पर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑड मल्टीपल है। ठीक है, इस चीज को भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि इसमें ये जो m है या पार्ट डिफरेंस है, ये है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यह है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। जी, सर उसको ऑड इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हैं। किसको? ये नहीं 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 इस नहीं, ये जो मैंने अभी ऑड मल्टीपल लिखा है, यस सर। नहीं नहीं नहीं, उसे इसलिए नहीं लिख सकते। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है 1, 2, 3, 4, ये है इंटीग्रल मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब 1 और 3 के दरमियान में कोई नंबर नहीं है, 3 और 5 के दरमियान में कोई नंबर नहीं है। इसे इंटीग्रल नहीं कहते, इसे ऑड मल्टीपल कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे, जबकि इंटीग्रल मल्टीपल में ऑड भी होंगे, इवन भी होंगे। मतलब कि सारे नेचुरल नंबर्स। जी, सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, इसे कहते हैं इंटीग्रल ओके मल्टीपल। अच्छा, ओके अब इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो अगेन मैं ये कह सकता हूं ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो अब मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन जाएगी, और वो होगा d sin थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ लैम्डा, m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है ना। और इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि अगर मैं इसमें ये जो m प्लस हाफ है इसका एलसीएम ले लूं तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, 2m+1, और ये हो जाएगा λ/2। ठीक हो गया ना। तो ये इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है, और इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो वेव ट्रेवल करेगी और किसी भी पॉइंट पर पहुंचेगी, अगर उसकी पाथ लेंथ इंटीग्रल मल्टीपल हुई लैम्डा के, तो उस जगह पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर वो केस है लाइट का तो ब्राइट लाइट मिलेगी, अगर वो केस है साउंड का तो लाउड साउंड मिलेगा। और अगर वो पाथ डिफरेंस λ/2 के बराबर हो, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द लैम्डा, तो वहां पे जब ये दो वेव्स मिलेंगी तो इसका मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे की ट्रफ से मिलेगा, या एक की ट्रफ दूसरे की क्रेस्ट से मिलेगी। और इस सिचुएशन में वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और हमें लाइट के केस में वहां पे डिम लाइट मिलेगी, और साउंड के केस में वहां पर हमें फेंट साउंड मिलेगा। ठीक है ना। फिर हर वेव के लिए आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये बात हो गई कि हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या बना ली, कंडीशन बना ली। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात ये आती है, या यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि सेंटर में लाइट मौजूद है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं कि ये लाइट की इंटेंसिटी और ये सबसे ज्यादा है सेंटर। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, लाइट जीरो, फिर लाइट क्या हुई, ज्यादा, और फिर लाइट क्या हो गई, जीरो, फिर लाइट ज्यादा हुई, और इसी तरह से आपके पास ये पैटर्न बनता है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जहां पर लाइट मिलकर बड़ी लाइट बन रही है, वो तो बात समझ आती है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अब यहां पर यह बात समझ नहीं आती कि दो लाइट, यानी कि दो एनर्जीज आपस में आके मिलती हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, और हमारी लाइट क्या हो जाती है, खत्म। लाइट खत्म होने का मतलब क्या है, नो एनर्जी। अब सोचें कि ये तो वायलेशन नहीं है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हमने ये बात पढ़ी है कि एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, लेकिन हमें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। और हम यही पढ़कर आए, दो लाइट्स इस तरह से आए कि एक का क्रैश दूसरे की तरफ से मिले, तो वहां पर क्या होती है,
नो लाइट या डिम लाइट हो जाती है। तो फिर सर वो अब्सॉर्ब हो गई होगी। किस में अब्जॉर्ब हो जाएगी? स्क्रीन में? अ, नहीं, स्क्रीन में अब्जॉर्ब तो नहीं होती। इसका मतलब कोई चीज ऐसी है जो हम भी मिस कर रहे हैं, और वो मिस क्या? देखें, इसका आंसर ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जहां भी वायलेट होगा वो फिजिकल लॉ ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर फिजिकल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई ना हो रहा हो। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या मतलब ये है हम। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा पॉसिबल। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं होता ना। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा ही नहीं जाता अगर यहाँ पे जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन का आंसर यही होता जो मैंने आपको बताया कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, नो लाइट आई। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि नो लाइट का मतलब नो एनर्जी। और नो एनर्जी कैसे हो सकती है जबकि दो एनर्जीज तो आ रही थी, और वो एनर्जी एक पॉइंट पर आकर मिलकर क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन सर एक्चुअली इसका आंसर इस तरह से नहीं दिया जा सकता। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। जी आप पूछे। आप सर हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आंसर सुन लें। आंसर ये है कि देखें, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रही है, लेकिन हमने इस चीज को समझना इस तरह से है कि जब हमने इस चीज को कहा कि सेंटर में दो लाइट मिलकर बड़ी लाइट बन गई, तो दो लाइट मिलने से अगर दरमियान में इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो ये इंटेंसिटी बढ़ना भी तो वहीं से है ना, कि जहां पर इंटेंसिटी कम हो गई वो इंटेंसिटी कहां शिफ्ट हो गई? राइट वाले में। ठीक हो गया? तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर लाइट नजर नहीं आ रही तो वो लाइट एक्चुअली कहां शिफ्ट हो गई है? वो शिफ्ट हो गई है सेंटर में, या फिर उससे आगे। तो अब यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है। सिर्फ क्या हुआ, इसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब कहीं अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है तो वो इसलिए हो गई है क्योंकि जिस जगह इंटेंसिटी नहीं है उसने अपनी इंटेंसिटी शिफ्ट कर दी है। कहां पर? सेंटर में या उसके आगे। तो हम इंटरफेरेंस को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इंटरफेरेंस की ये भी एक डेफिनेशन होती है कि इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटरफेरेंस के बारे में कि इंटरफेरेंस, ये तो आपने पढ़ा ही था कि इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो वेव्स आपस में आकर मिले और क्या करें? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएं। लेकिन इंटरफेरेंस के बारे में ये बात भी याद रखें, इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और इसी वजह से फिर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है या फिर प्रूव्ड हो जाता है। यानी कि हम अगर कहीं पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे तो इसका मतलब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन कम है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब देखें कि एक ऐसा लॉ बना हुआ है जो हर जगह पे अप्लाई होता है। तो कैसे हो सकता है कि कोई फिजिक्स का हम लॉ पढ़ रहे हो और वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई ना हो? इसका मतलब हम उसको गलत तरीके से पढ़ रहे हैं या फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर आपके पास इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां एनर्जी कम हो जाती है, और वो एनर्जी कम होने वाली कहां चली जाती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पास चली जाती है, इसीलिए उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगली बात, अब हमने ये चीज तो ऑब्जर्व कर ली, अब हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप जानते हैं कि जो सेंट्रल हमारे पास फ्रिंज थी वो ब्राइट फ्रिंज थी और वो उसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे। और एम का जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा, वो ये जो जीरो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एम जीरो है, ये वाला एम जीरो है। तो ये दोनों जीरोस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मैक्सिमा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही आप फिर जीरो से ऊपर या नीचे जाते हैं तो फिर प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री, इसी तरह से जो होता है चलता रहता है। ठीक है ना? तो अब मैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा अगर कैलकुलेट करूं तो हम कह देते हैं कि वो जो पी पॉइंट था, वो पी पॉइंट जो कि मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया, उसी को उस जगह पे ही हम क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इज द पोजीशन लेट पी इज द पोजीशन ऑफ mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है? mth ऑर्डर
ब्राइट फ्रिंज। और ये मेरी एजम्पशन है, क्योंकि मैंने लेट लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर आगे जाकर अभी जब मिनिमा के लिए करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि लेट पी इज द पोजीशन ऑफ mth ऑर्डर ब्राइट के बजाय लिख दूंगा डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। तो mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। तो अभी हम कंडीशन पढ़कर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया था, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, ठीक है। अब अब यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपने समझना है, और क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो बायो वालों को समझाते हुए थोड़ा जो होता है वो सोचना पड़ता है कि भाई इनको किस तरह से बताएं। तो देखें, मैथ में टेन थीटा और साइन थीटा, इसको जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना, ऐसे एंगल्स के लिए या ऐसी दो लाइंस के लिए जिनके दरमियान में एंगल बहुत छोटा हो, ठीक है, लेट से ये ठीक हो गया। अब इनके दरमियान में मैं कहता हूं ये थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा स्मॉल। तो आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल में मैं टेन थीटा और साइन थीटा को इक्वल ले सकता हूं। कैसे? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। आप जरा देखें दोनों फार्मूलों में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दोनों का सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, एक जगह बेस है और एक जगह क्या है, हाइपोटेन्यूज। आप ये देखें कि जो स्मॉल एंगल है, उस स्मॉल एंगल पर क्या ये बेस वाली लेंथ और हाइट, ये जो हाइपोटेनियस वाली लेंथ है, क्या ये नियरली इक्वल नहीं हो जाएंगी? जब जैसे जैसे मैं एंगल छोटा करता जाऊंगा तो स्मॉलर एंगल के लिए बेस और जो हाइपोटेनियस है वो तो तकरीबन बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की लेंथ में इतना डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम ये मान लेते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो नियरली इक्वल होता है किसके, साइन थीटा के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब थीटा स्मॉल कितना होना चाहिए? अब अगली बात ये आ जाती है कि स्मॉल, ये स्मॉल किसको कह रहा है? तो ये थीटा स्मॉल है 1 से लेकर 9 तक। तो ये जितने भी आपके पास आंसर है ना 1 से लेकर 9 तक, और इन 1 से लेकर 9 तक आप जब आंसर निकालेंगे तो वो आंसर सेम किस में आएगा, रेडियन में, ठीक है। इसको आंसर को आपने किस में कैलकुलेट करना है, रेडियन में, यानी कि पॉइंट्स में। तो जब आप टेन वन का और साइन वन का आंसर निकालें रेडियन में, इसी तरह टेन टू का और साइन टू का आंसर निकालें, फिर टेन थ्री का साइन थ्री का आंसर निकालें, तो जब आप इन दोनों के आंसर्स निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके जो आंसर्स होंगे वो डेसिमल में क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्मॉलर एंगल्स पर साइन थीटा को किसके बराबर ले सकते हैं, टेन थीटा के बराबर। तो मैं यहां पर यही करता हूं, अपनी इक्वेशन में साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूं, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की जगह टेन थीटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, ठीक हो गया। तो ये आपके Yes, पास sir. फार्मूला बन गया डी टेन थीटा एम लैम्डा। अब इस टेन थीटा से ही हम अगली ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे जो कि हमने ऊपर ट्राइंगल बनाया था, और इस ट्राइंगल को हम जरा देखते हैं, वहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इस डायग्राम थीटा जो है वो किसके बराबर है, तो देखिए स्क्रीन पर जो हम डबल स्लिट लेते हैं, उस डबल स्लिट के अंदर जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है स्लिट से, वो डिस्टेंस एल के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम अपनी डायग्राम को जाकर देख लें, इस डायग्राम में अगर आप देखें कि स्लिट से लेकर और स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एल, ठीक है ना। ये लेंथ है किसकी, स्क्रीन से लेकर स्लिट तक की। अच्छा, और जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है y, ठीक हो गया ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y। तो अगर आप देखें इस ट्राइंगल को, मैं देखूं तो इस ट्राइंगल में जो बेस है वो l के बराबर है, और जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, y के, ठीक है। परपेंडिकुलर y के और बेस किसके बराबर है, l के, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अपने इक्वेशन में टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, तो टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो है y, और जो बेस है वो क्या है, l।
ठीक है ना। और ये चीज आई कैसे है, तो देखें, अभी जो हमने फ्रिंज पैटर्न दिया उस फ्रिंज पैटर्न को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि यहाँ पे मेरे पास थी एक स्लिट, ये थी दूसरी स्लिट, और इसमें हमने ये किया था कि यहाँ पर आ गई स्क्रीन, ये स्क्रीन हो गई। अच्छा, और इस स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस था वो हमने कहा एल है, तो ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल एल। अच्छा, उसके बाद इस स्लिट को कह देता हूँ S1 और ये स्लिट थी S2। तो हमने क्या किया कि एक स्लिट से P पॉइंट चूज कर लिया और इस P पॉइंट पर हम क्या कर रहे थे, ये फाइंड आउट कर रहे थे कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो मैं अगर S1 से P तक का डिस्टेंस लूं तो ये आपके पास है, ठीक है। और इसी तरह अगर S2 से ये डिस्टेंस लूं तो वो डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। और इसी पार्ट डिफरेंस की वजह से तो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद इन दोनों S1 और S2 से जो ब्राइट फ्रिंज मिलती थी उसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे, और ये था जीरो पर, ठीक है ना। अब जीरो से लेकर P पॉइंट तक अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस जो है वो है Y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ठीक है। और अगर मैं इसके मीन पॉइंट से देखूं कि स्लिट का जो मीन पॉइंट है वहां पर मैंने ये डॉट ड्रॉ कर लिया, और मीन पॉइंट से ये अगर मैं डिस्टेंस ड्रॉ करूं तो वो डिस्टेंस इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो आपके पास एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। और इसी एंगल थीटा को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर वाई है, और जो बेस है वो है एल, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं सब्सटीट्यूशन करता हूँ और मेरा फार्मूला इस तरह बन जाएगा, बी टेन थीटा की जगह आ जाएगा वाई अपॉन एल, और यहाँ आ जाएगा एम लेमडा। तो यहां से अगर मैं y कैलकुलेट करूं तो y किसके बराबर हो जाएगा, y हो जाएगा एम लेमडा एल अपॉन टी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग है। और ये फ्रिंज स्पेसिंग आप देख सकते हैं कि ये किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है ना। अगर इसी को मैं डार्क फ्रिंज के लिए पढ़ूं, ठीक है ना, तो ये तो हो गई किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि यहाँ पर है एम लेमडा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो अगर मैं इसी को किसके लिए करूं, डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज में क्या होता है कि हम एम के साथ हाफ ऐड कर देते हैं। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं कि ये है ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज, और इसे हम मैक्सिमा भी कहते हैं, और मैक्सिमा। तो अगर आपने स्क्रीन पर इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और जब मैं ब्राइट फ्रिंज के बजाय डार्क फ्रिंज को ऑब्जर्व करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा एम प्लस हाफ लैम्डा एल अपॉन डी। सेम फार्मूला है, सिर्फ क्या हो गया कि आपने एम के साथ हाफ ऐड कर दिया, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास पोजीशन है, ये पोजीशन आपको किसकी पता बताएगा, डार्क फ्रिंज की पोजीशन बताएगा, ठीक है। इसे हम कहते थे मिनीमा, इसको हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का मतलब यह है कि इंटेंसिटी यहाँ पर लो है, और इस डार्क फ्रिंज के साथ साथ इसे हम मिनीमा भी कहते हैं, और मिनीमा, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगर ये दो चीजें पता चल गई, अब हम क्या करते हैं कि जब मुझे किसी भी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का पता चल जाएगा तो मैं अब इन दो फ्रिंजेस के दरमियान में स्पेसिंग को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। और ये चीज कहलाती है फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, और ये कंसेक्यूटिव ब्राइट हो या फिर डार्क हो, ठीक है, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि दोनों सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। और आपको मैं दोनों कैलकुलेट करके बताऊंगा कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। फ्रिंज इज कॉल्ड, डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड
fringe spacing is called fringe spacing। ठीक है। अच्छा, अब ये स्पेसिंग हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देखें, जब हम सेंटर पे थे तो सेंटर पे जो आपके पास फ्रिंज है उसकी वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है ना? तो एम की जगह 0 पुट कर देंगे, तो इसका मतलब वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है ना? तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दोनों फार्मूले लिख देता हूँ और दोनों को फिर क्या करूंगा, अलग अलग कैलकुलेट कर लूंगा। तो पहला जो हमने फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमने पोजीशन फाइंड आउट की मैक्सिमा की, वो थी इस तरह से, y इज इक्वल्स टू एम लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक है ना? ये हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए इसकी पोजीशन को इस फार्मूले से कैलकुलेट किया था। ठीक है। और अभी मैं इसको जब डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो यही फार्मूला यूज करूंगा ब्राइट के लिए। और डार्क फ्रिंज के लिए हमने इसी फार्मूले को इस तरह से लिखा, डार्क फ्रिंज, और उसके लिए हमने फार्मूला ये लिखा था, y इज इक्वल्स टू m प्लस हाफ और लैम्डा एल अपॉन टी। ठीक है। अब देखें कि जब मैं पहले फ्रिंज की बात करता हूं तो मैं सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज में ये यूज करता हूं कि जो पहली फ्रिंज है m इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? +1। तो जब m इज इक्वल्स टू 1 लूंगा तो ये हो जाएगा y1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ym, ये भी क्या है? ym। ठीक है। तो पहली ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो m इज इक्वल्स टू 1 पर होगी, तो m की जगह आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा d। ठीक है। सर ये और इसी तरह से जी जी, y क्या है, दोबारा बताइए। ये जो y है ये फ्रिंज की पोजीशन है। ठीक है ना? मैक्सिमा की पोजीशन, जबकि जो डार्क यस। फ्रिंज है उसके अंदर मैक्सिमा की मिनिमा की पोजीशन है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख ओके भी सर। देता हूँ, ये है मैक्सिमा के लिए और ये है मिनिमा के लिए फार्मूला। यस, क्योंकि दोनों एम हो गए थे वैसे। हाँ हाँ, वो m इसलिए ना कि अगर मैं पहले ब्राइट डार्क फ्रिंज की बात करूंगा तो उसके ऊपर वो वैल्यूज क्या आएंगी ना, वो इस तरह से है। तो हर एक के लिए ओ, m की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन मैं किसी दो कंसेक्यूटिव के दरमियान डिफरेंस निकालूंगा, मैं ये नहीं करूंगा जैसे अभी मैंने लिखा ना m इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने अब दूसरी जो पोजीशन लेनी है वो 3 पर नहीं लेनी, वो मैंने 2 पे लेनी है। कंसेक्यूटिव इसी को कहते हैं ना, वो तो ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ ओ, m इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू m की जगह क्या आ जाएगा? 2। ये हो गया लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया कि सेकंड जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए कैलकुलेट कर लिया कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो कहां पर आ रही है, वो है 2 लैम्डा एल अपॉन डी के। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पेसिंग जिसे कहते हैं। ठीक है ना? तो स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, मैं फार्मूला लगा दूंगा फ्रिंज स्पेसिंग। तो इसके लिए हम ये करेंगे डेल्टा वाई, और वो बराबर होगा किसके? y2 माइनस y1 के। तो आप देखें कि y2 की वैल्यू है 2 लैम्डा एल अपॉन डी, जबकि y1 की वैल्यू क्या है? लैम्डा एल अपॉन डी। तो यहाँ पे जो डेल्टा y है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 में से 1 निकाल लेंगे, 1 आ जाएगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग दो ब्राइट फ्रिंज के दरमियान बराबर है किसके? लैम्डा एल अपॉन डी के। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? फ्रिंज स्पेसिंग मैंने निकाल ली किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए। अच्छा, अब ब्राइट फ्रिंज के लिए तो मैंने निकाल दी, अब आते हैं हम डार्क फ्रिंज पर, और हम देखेंगे कि जो आंसर हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाला है वही आंसर हमारा डार्क फ्रिंज के ऊपर भी आएगा। ठीक है ना? और इसकी रीजन क्या होगी? जाहिर सी बात है कि ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज है ना। तो ऑल्टरनेट का मतलब दो कंसेक्यूटिव के दरमियान का डिस्टेंस तो सेम होगा ना, चाहे वो दोनों कंसेक्यूटिव ब्राइट हो या दोनों कंसेक्यूटिव डार्क हो। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी आपको बताता हूँ। देखें, ये मेरे पास जो है वो स्क्रीन है। ठीक है ना? लेट से ये हमारे पास स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में मैं ब्राइट और डार्क के पैटर्न यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेट से ये मेरे पास हो गई स्क्रीन, और इस स्क्रीन में हम पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेते हैं।
और पैटर्न इस तरह ड्रॉ करते हैं कि सेंट्रल जो है वो आपके पास है ब्राइट, और इस सेंटर के बाद फिर क्या आ जाएगा, डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट। ठीक हो गया। इसी तरह से ये आपके पास ब्राइट, और फिर ये आ जाएगा ब्राइट। तो मैं अगर यहाँ पर नंबर दे दूं, ये सेंट्रल ब्राइट है तो एम की वैल्यू है 0, ये एम की वैल्यू है 1, ये एम की वैल्यू है 2। इसी तरह ये हो जाएगा एम की वैल्यू -1, एम की वैल्यू -2। ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहली ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल के बाद वाली पहली है एम इज इक्वल्स टू 1 पर, तो 1 और 2 के दरमियान में कितना डिफरेंस है या कितना डिस्टेंस है उसे हमने कहा था फ्रिंज स्पेसिंग, और ये मैंने डेल्टा वाई कैलकुलेट कर दिया। सही है। अच्छा, अब इनके दरमियान में देखें, तो इनके दरमियान में जो हमारे पास फ्रिंज है, जैसे हम डार्क फ्रिंज कह रहे हैं, वो ये है। ठीक है, ये है डार्क फ्रिंज। अब अगर इन डार्क फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस हम निकालें, दो डार्क फ्रिंज के दरमियान में, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, तो अब जरा देखें कि यहां पर जो पहली डार्क फ्रिंज है, वो डार्क फ्रिंज का एम क्या होगा। तो देखें, M0 और M1 के दरमियान में पहली डार्क फ्रिंज आ रही है, M0 और M1 के दरमियान में। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पहली डार्क फ्रिंज की पोजीशन को फाइंड आउट करूंगा, तो पहली डार्क फ्रिंज मुझे 1 पर नहीं बल्कि कहां मिल रही है, जब M की वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगा, 0। ठीक है ना। देखें, जब M को मैं 0 पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में ये क्या है, 0.5 है ना। 1 और 2 के दरमियान में ये क्या है, 1.5। 2 और 3 के दरमियान में 2.5। तो जो पहली फ्रिंज है वो तो 0.5 पे मिल रही है, तो 0.5 बनेगा कैसे, तो देख लो, इस जगह पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आगे आपको नजर आ रहा है, आगे ये 1/2 क्या है, 0.5 ही तो है। तो ये देखो, पोजीशन क्या मिल गई, y0 इज इक्वल्स टू, m की जगह पुट कर दिया 0 प्लस 1/2 लैम्डा l अपॉन डी। तो यहां मैं लिख दूंगा y0 इज इक्वल्स टू लैम्डा l अपॉन 2d। ठीक हो गया। तो ये मैंने फार्मूला बना लिया किसके लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अगर m की जगह 1 पुट कर देता तो क्या डिस्टेंस नहीं आता, डिस्टेंस तब भी सेम आएगा, लेकिन मैं फर्स्ट फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मैंने ये किया। अदरवाइज मैं किसी भी दो फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस निकालूंगा वो सेम होगा। ये नहीं कि मैं अभी 0 पर और 1 पर निकाल रहा हूं तो ये इसलिए सेम आ रहा है, अगर मैं 1 और 2 के दरमियान निकालूंगा तब भी यही आएगा। ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू 0 पहली आपके पास हो गई ब्राइट फ्रिंज, ओ सॉरी डार्क फ्रिंज। अब ये मैंने फार्मूला बना दिया फर्स्ट डार्क फ्रिंज का। अब सेकंड डार्क फ्रिंज है 1.5 पर, तो 1.5 बनाने के लिए m की जगह पर 1 पुट करूंगा ना, क्योंकि पहला m 0 है, तो दूसरे m की जगह क्या पुट करना है, 1। तो जब मैं m को 1 पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आंसर 1.5 बन जाएगा ना, क्योंकि फार्मूला हमारा जो डार्क फ्रिंज का है, जिसे मिनिमम हम कह रहे हैं, उस फार्मूले को अगर देखें तो आपको यहां से समझ आ जाता है किym ऐड करके 1.5 हो जाता है सर। बिल्कुल 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1.5। और आप देख सकते हैं 1.5 पे सेकंड आपको डार्क फ्रिंज नजर आ रही है ना, तो यस ये हो गया 1.5 लैम्डा l अपॉन डी। अच्छा, और ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ ना, 0.5 लैम्डा l अपॉन डी। ठीक है। अब मैंने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, किसका, जो दूसरी फ्रिंज है डार्क, उसका किसके साथ, पहली के साथ। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों को डिफरेंस ले लेता हूं। तो फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग, और वो फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अच्छा इस डेल्टा वाई को हम डार्क लिख देते हैं और इसको हम ब्राइट लिख देते हैं, तो पता रहे। अच्छा, डार्क के लिए क्या करना है आपने, y1 फाइनल है, y0 इनिशियल है, तो y1 का आंसर आया 1.5 लैम्डा l अपॉन डी, और y0 का क्या आंसर आया था, 0.5 लैम्डा l अपॉन डी। अब आप देखें 1.5 में से जब 0.5 निकालेंगे 1 बचेगा ना, तो हमारा आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये कि दो फ्रिंज के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो इक्वल। डार्क हो, वो इक्वल होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज को हम इसीलिए ऑल्टरनेट कहते हैं, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि
ये जो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग होती है, ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स के ऊपर करती है। तो फैक्टर्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इस फार्मूले से। तो हम इस बात को पढ़ लेते हैं। जी जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जी, 3 लेमडा, फैक्टर्स एल पे और डिपेंड, बिल्कुल, ये फार्मूले में भी नजर आ रहा, ऑन विच फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड, फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया वो 3 फैक्टर्स हैं। तो नंबर 1 वो है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब जरा देखें कि इस चीज को अगर मैं रिलेट करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट के दरमियान या 2 कंसेक्यूटिव डार्क के दरमियान में डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, या इसको मैं लिखता हूं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। तो ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये इस बात पर भी तो डिपेंड कर रही है कि आपकी स्क्रीन कितनी दूर रखी है। तो डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो स्क्रीन को जितना ज्यादा दूर लेकर जाएंगे, जाहिर सी बात है कि डायफ्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, और स्प्रेडिंग ऑफ वेव की वजह से आपके पास जो दरमियान का डिस्टेंस होगा 2 फ्रिंजेस के दरमियान में, आइदर दे आर ब्राइट और डार्क, तो वो फ्रिंज स्पेसिंग क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। जिन स्लिट्स की वजह से कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, तो उन पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। और उसे हम लिखते हैं डेल्टा वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो वो डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा फ्रिंज स्पेसिंग होगी। इसीलिए हमने कहा था ना कि दोनों स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रीजन यही था कि ताकि हमारे पास जो स्पेसिंग आए वो दूर दूर आए और वो डिस्क्रीट हो, उन्हें पढ़ना आसान हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए जो कि हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो जाता है कंप्लीट। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम इसकी एग्जांपल्स और असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं, तो हमें आइडिया हो कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसमें, क्योंकि ये फार्मूला ज्यादातर न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यस सर, अच्छा, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, अब इसकी जरा एग्जाम्पल एक कर लेते हैं, उस एग्जाम्पल में भी ये चीज जो है ना वो यूज हो जाएगी। देखें, कहता है द फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब एम की वैल्यू क्या है, 0। कैसे पता चला, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर होता है, सेंटर पे ना। ये देखें, डायग्राम और दिखा दूं। सेंटर पे एम हाँ की सेंटर, वैल्यू 0 होती हाँ एम की वैल्यू 0 होती है। ये देखें, ये लिखा हुआ एम इज इक्वल्स टू 0, ये सेंट्रल है। और फर्स्ट ब्राइट एम इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड ब्राइट एम इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, है। यस। तो यहां पे इन्होंने कहा कि द फ्रिंज स्पेसिंग बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा। अब फर्स्ट मिनिमा के लिए एम की वैल्यू क्या है, 0। 0 है। बात समझ आ गई ना। अच्छा, इज 2 मिलीमीटर। और ये इन्होंने किसकी वैल्यू दी हुई है, फ्रिंज स्पेसिंग की। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई से। तो डेल्टा वाई, ये जो डेल्टा वाई है, ये आपको इन्होंने दे दिया है 2 मिलीमीटर। तो मैं यहां पर इसका डेटा लिखता हूं कि डेल्टा वाई 2 मिलीमीटर है, 2 एक्सपोनेंट -3, 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर वो कहते हैं इफ अ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर, लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंट -9, और -9। बिल्कुल, एक्सपोनेंट -9 मीटर इज यूज, देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो आपने क्या करना है, स्लिट्स के दरमियान का सेपरेशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इन क्वेश्चंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आपने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
डेटा अगर आपने सही एक्सट्रैक्ट कर लिया तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जैसे अगर वो आपसे कहता है कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, तो स्लिट के सेपरेशन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें जो होती हैं वो अगर आपने सही से जज कर ली तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। अब देखें, हमने बात की कि फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एम की वैल्यू 0 थी, जो कि आपने ही बताया मुझे कि फर्स्ट मिनिमा की जब मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट मिनिमा पर एम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना? अब यहां पर मैंने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और मैं, अब जाहिर सी बात है, फार्मूला किसका लगाऊंगा, मिनिमा का फार्मूला लगाऊंगा ना। तो जब मिनिमा का फार्मूला लगाऊंगा तो वो फार्मूला मिनिमा का क्या था, वाई एम इज इक्वल्स टू एम प्लस हाफ लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक हो गया? अच्छा, और ये जो मेरे पास आंसर आया हुआ था 2 एक्सपोनेंट -3, ये एक्चुअली वाई एम ही है ना, जो कि पहली उन्होंने मिनिमा की बात की थी। तो इसको मैं ये डेल्टा वाई को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि ये वाई 0 तक की पोजीशन है। ठीक है? तो आप देखें क्या आ जाएगा, वाई 0, एम की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ना बस। ये हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा डी। अब अगर मैंने डी फाइंड आउट करना है तो डी को मैं आइसोलेट कर लेता हूं, तो फार्मूला बन जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाय, ये 2 नीचे लिख देता हूं, और वाई नॉट क्या आ गया। ठीक है? अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। लैम्डा की जगह आपने लिखना है 500 एक्सपोनेंट -9, एल की जगह आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 2, और वाई नॉट की जगह आपने लिखना है 2 एक्सपोनेंट -3। तो स्लिट सेपरेशन पता चल जाएगा कितना है। ठीक है? तो इसको कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा आंसर। ये 2 2 ज़ा 4, और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट -3 ऊपर चला जाएगा तो ये तकरीबन हो जाएगा +3, -9 +3 हो जाएगा -6। Sir, 1.25 exponent -4. बिल्कुल ठीक है, 1.25 एक्सपोनेंट -4, और यूनिट है डिस्टेंस की मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो अब आपने देखा कि उसने आपको मिनिमा जब बताया फर्स्ट, तो आपने एम की वैल्यू को कैसे जज किया कि वो 0 होगी। अगर वो कहता फर्स्ट मैक्सिमा, तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या आती, 1, और फार्मूला भी राइट वाला लगता। सही है ना? Yes, sir. चले, अब इसका असाइनमेंट है। अब असाइनमेंट में जरा देखते हैं क्या कहा हुआ है। उसने कहा लाइट फ्रॉम अ हीलियम नियॉन लेजर पास थ्रू 2 स्लिट सेपरेटेड बाय 0.01 मिलीमीटर। अब क्या दिया भाई, ये ये D स्लिट, दिया हुआ है। गुड, ये डी दिया हुआ है। तो डी की वैल्यू है 0.0100 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम एक्सपोनेंट -3 में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 0.01 एक्सपोनेंट -3 मीटर। फिर कहता है द थर्ड ब्राइट लाइन ऑन द स्क्रीन। थर्ड ब्राइट लाइन का मतलब एम की वैल्यू क्या होगी, 3. 3, गुड, ऑन अ स्क्रीन इज फॉर्म एट एन एंगल ऑफ 10.95 डिग्री। तो इसके लिए उन्होंने एंगल बता दिया है कि जो थर्ड ब्राइट लाइन है वो 10.95 डिग्री पे बन रही है रिलेटिव टू इंसिडेंट बीम। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपने क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लैम्डा की, वो क्या होगी। ठीक है ना? अब देखें, जो हमारे पास ब्राइट फ्रिज का फार्मूला था, वो ब्राइट फ्रिज की जो कंडीशन थी वहां से हमने ड्राइव किया था ना, और उसे Yes. हम इस तरह से लिखते थे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही ब्राइट फ्रिंज मिलती है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर हम इसका फार्मूला लिखते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ठीक है? अब यहां पर Yes. लैम्डा फाइंड आउट करना है, हमें जो डेटा गिवन है उस हिसाब से मैंने फार्मूला लगा दिया है। तो मैं इस लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए इसे आइसोलेट कर लेता हूं। मैं लिख देता हूं डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम।
ठीक है। अब आप क्या करें, वैल्यूज पुट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी की जगह 0.01 एक्सपोनेंट -3 साइन 10.95 डिवाइडेड बाय, और m की वैल्यू थर्ड के लिए 3 थी, तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा क्या आ जाएगा? Sir, 6.33 exponent -7. बिल्कुल ठीक है, 6.33 एक्सपोनेंट -7। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।